गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका जीरो टू जेड इंग्लिश चैनल में आपका। आज देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लॉज। क्लॉज मीन्स उपवाक्य। एक होता है सेंटेंस, एक होता है क्लॉज। तो हम सेंटेंस और क्लॉज दोनों को समझेंगे। पहले देखिए यहां पर एनालिसिस की बात करेंगे हम, यानी कि सेंटेंस को ब्रेक करना, उसे एनालिसिस बोलते हैं। तो क्लॉज एंड देयर फंक्शंस, वी विल स्टडी टुडे अबाउट क्लॉज एंड देयर फंक्शंस। क्लॉज को क्यों यूज किया जाता है, क्यों हमें क्लॉज आना चाहिए और एग्जाम्स में किस तरह से हेल्प करता है। ब्रेकिंग अप ऑफ अ सेंटेंस इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, किसी सेंटेंस को उसके कंपोनेंट पार्ट्स में ब्रेक करना, किस लिए? इन ऑर्डर टू शो देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, उन पार्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है इसको शो करने के लिए जो ब्रेकअप किया जाता है सेंटेंस के डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स का, उसको एनालिसिस बोलते हैं। राइट। अब बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्लेन्स द कंप्लीट मीनिंग, एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो सही भाव प्रकट करता है, उसे सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं डॉग इज ए दिस, डॉग इज ए दिस, तो ये सेंटेंस, या कुत्ता है, कुत्ता एक ये सेंटेंस कोई भाव प्रकट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर हम कहें दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है, ये भाव प्रकट कर रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस क्या होता है? A sentence, every sentence has a subject and a finite verb. हर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मैंने बताई थी, जो काइंड ऑफ सेंटेंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से प्रभावित होती है। जैसे शी रन्स फास्ट, अगर हम कह दें दे, तो रन में एस नहीं लगेगा, दे रन फास्ट। पास्ट टेंस बनाएंगे तो दे रैन फास्ट। तो वर्ब चेंज होती रहती है काइंड ऑफ सेंटेंस और वर्ब नंबर ऑफ सब्जेक्ट की वजह से, उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो हर वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो सेंटेंस होता है। अब एग्जांपल के लिए हम देखते हैं नंबर 1, आई हेल्प हर, तो इसमें हेल्प फाइनाइट वर्ब है और यहाँ शी गेव मी सम फ्रूट्स, तो ही सब्जेक्ट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, गेव हो गया फाइनाइट वर्ब। ओके। फाइनाइट वर्ब वो है जिसको एक ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है और वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड काइंड ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। दूसरे होते हैं इन्फिनिटिव, वो मैंने आपको पढ़ाए थे। इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं। तो आज हम बताएंगे आपको, हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं ये क्लॉज पोर्शन लेकर आया हूं। तो क्लॉज क्या होता है? वो होता है उपवाक्य। एक होता है वाक्य, एक होता है उपवाक्य। जैसे राम सेड, जैसे राम सेड, राम टोल्ड मी दैट ही वुड लीव टुमारो। राम टोल्ड मी ही वुड लीव टुमारो। तो देखिए राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया दैट ही वुड लीव टुमारो। तो ये जो दैट ही वुड लीव टुमारो है, ये है क्लॉज, क्योंकि इसमें ही सब्जेक्ट है और वुड लीव ये हो गया फाइनाइट वर्ब लीव, और ये वुड हो गया हेल्पिंग वर्ब। राइट। तो लीव हो गया फाइनाइट वर्ब और ही हो गया सब्जेक्ट, ये है एक क्लॉज। राइट। तो ये क्लॉज होते हैं। अब क्लॉज को हम क्यों समझना है? क्योंकि ये डिफरेंट कनेक्टर्स, जैसे कि ये दैट से दो पार्ट जुड़ गए, राम टोल्ड मी ये प्रिंसिपल क्लॉज, और ये दैट ही वुड लीव टुमारो। अब ही वुड लीव टुमारो ये अपना सेंस प्रकट करने के लिए इस सेंटेंस पे निर्भर नहीं करता। अगर हम अकेले भी लिखेंगे ही वुड लीव टुमारो, वो कल जाएगा। राइट। तो सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो गया।
लेकिन दैट से कनेक्ट करके बनाया है, तो ये क्लॉज है इस पूरे सेंटेंस का एक उपवाक्य है। ये पूरा वाक्य है, राम टोल्ड मी दैट ही वुड लीव टुमारो, राइट। तो ये पूरा हो गया सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस का ये एक पार्ट है, इसलिए ये क्लॉज है, यानी कि उपवाक्य है। ये पूरा एक वाक्य है और ये उपवाक्य है। ये भी उपवाक्य हुआ, लेकिन ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा और ये होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। तो जिस सेंटेंस में अपना सेंस पूरा खुद ही कर ले, किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और जिस सेंटेंस में इसका मतलब पूरा करने के लिए इस पे डिपेंड करता है, तो वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज जो कि हर सेंटेंस में होगा, और इधर वाले क्लॉज में जो कि कनेक्टर से जुड़ता है हमेशा। प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी कनेक्टर से नहीं जुड़ता, वो स्वतंत्र होता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, या वो सब एक कनेक्टर से जुड़ते हैं, राइट। या कनेक्टर हटा के कॉमा लगा दो। ओके, तो दैट इज क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है वो। ओके, अब क्लॉज को भी समझने से पहले, समझ में आ गया क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सेंटेंस दैट sometimes completes its meaning itself and sometimes it depends to complete its sense depends on principal clause। कभी कभी ये अपना मीनिंग पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर करता है, उसके बिना इसका मीनिंग पूरा नहीं होता, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और जो सेंटेंस, जो क्लॉज अपना मीनिंग खुद ही पूरा कर ले, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब बड़ी बड़ी बातों को, मान लो दो बातें हैं, राम टोल्ड मी, एक सेंटेंस हो गया, ही वुड लीव टुमारो, राइट। तो हमने दोनों को दैट से जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया। इस तरह से सिंथेसिस माने जोड़ना, सिंटैक्स, दो सेंटेंसेस को, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में जोड़ना। और एक वो सेंटेंस जिसमें यहां प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यहां कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो अपना मीनिंग खुद पूरा करता है, और एक और सेंटेंस इसमें क्लॉज जुड़ा हुआ है जो कि अपना मीनिंग खुद पूरा नहीं करता, तो वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो तीनों क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज तीनों मिल जाएं आपस में, उसे कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। ओके, तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, वो होता है सिंपल सेंटेंस। ओके, और एक सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक दूसरा क्लॉज होगा, वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड माने दो हिस्से जुड़े हुए हैं। और एक सेंटेंस जिसमें कि प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज तीनों होंगे, दैट इज मिक्स्ड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस, राइट। अब इसके बाद हम आपको क्लॉज को आगे बढ़ें। आज समझ में आया होगा कि क्लॉज होता क्या है। अब क्लॉज, आप कोई भी बात समझ में ना आए, मैंने एक एक पॉइंट बोल दिया है, तो वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। क्लॉज थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है और थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन ध्यान देंगे तो दैट इज वेरी इजी। ओके, तो आप पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें, तभी आपको क्लॉज समझ में आएगा, जो कि यूपी बोर्ड में, दिल्ली बोर्ड में भी क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यूपी बोर्ड में क्लॉज के बारे में पूछ लेते हैं कि इनको सिंटैक्स करके दिखाओ, इनको मिला के दिखाओ, दो सेंटेंस अलग अलग दे देंगे, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए काइंड्स ऑफ क्लॉज की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। तो तीनों क्लॉज को पहले हम एक्सप्लेन करके समझ लें कि आखिर ये क्लॉज होते क्या हैं। देखिए, सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, साथ में एक ऑब्जेक्ट हो या ना हो, दैट्स ओके। सेंटेंस, अब एक सेंटेंस के साथ दो सेंटेंस भी जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने बताया था पिछले एग्जांपल में, ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल विद हिज ब्रदर। तो ये दो सेंटेंस जुड़ गए, ही सेड और दैट के बाद हमने दूसरा सेंटेंस लिख दिया। ओके, तो इस तरह से।
और किसी किसी में 3 सेंटेंस जुड़ जाते हैं, जैसे राम आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम व्हाइल ही वुड गो टू स्कूल। 3 जुड़ गए। राम आस्क्ड मी नंबर 1, इफ आई कुड हेल्प हिम दूसरा सेंटेंस, व्हाइल ही वुड गो टू द स्कूल, ये तीसरा सेंटेंस हो गया। तो ये मिक्स्ड सेंटेंस हो गया। तो 3 क्लॉज जुड़ गए इसमें। क्लॉज क्या होता है? पूरे एक सेंटेंस के टुकड़े जो होते हैं उनको क्लॉज बोलते हैं। तो हम 3 बात अलग अलग ना बोल के एक बात में बोल दे, वो होता है सिंथेसिस, जोड़ देना सभी क्लॉज को। तो अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉज। नंबर 1 आता है, देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज। ये मेन क्लॉज होता है जिसमें जो कि किसी कनेक्टर से नहीं जुड़ता और अपना सेंस खुद ही पूरा कर लेता है। राइट? मैंने किसी को कहा कीप क्वाइट व्हाइल समबडी इज स्पीकिंग, या तो देखिए कीप क्वाइट व्हाइल समबडी इज स्पीकिंग, या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये हो गया पूरा सेंस। दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। ओके? और ये अपना सेंस पूरा करने के लिए खुद में ही निर्भर करता है। इसको बस सिंपली इसका होगा कि मुझे नहीं पता। राइट? वेयर ही गोज, वेयर से हमने इसको जोड़ दिया, वेयर ही गोज एवरी डे, कनेक्टर से जोड़ दिया। राइट? कि वो रोजाना कहां जाता है मुझे नहीं पता। तो ये हो गया दूसरा क्लॉज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। ही गोज एवरी डे, वेयर ही गोज एवरी डे, वो कहां जाता है। राइट? अब ये ही गोज एवरी डे, वो हर जगह वो रोजाना जाता है, लेकिन कहां जाता है इसका मीनिंग पूरा करने के लिए यहां पर पता चल रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि कनेक्टर से नहीं जुड़ता कभी और शुरू में आता है मोस्टली, ये इसकी पहचान है और अपना सेंस खुद ही पूरा करता है। दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। ओके? दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज, जो अपना सेंस खुद क्लियर करता है। नोट कर ले मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान दें कि जो अपना सेंस खुद क्लियर करता है, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है अपना सेंस क्लियर करने के लिए, और जो कभी कनेक्टर से नहीं जुड़ता, जैसे ये इस कनेक्टर से जुड़ रहा है। राइट? तो ये है और मोस्टली शुरू में ही आता है ये। दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा सेंटेंस कीप क्वाइट, शांत रहो, सेंटेंस पूरा हो गया। दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। ओके? दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। ओके? तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। व्हाइल समबडी इज स्पीकिंग, व्हाइल से हमने समबडी इज स्पीकिंग इसको जोड़ दिया। ओके? तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अंडरस्टूड? अब हम बात करेंगे काइंड नंबर 2। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज की। राइट? सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट क्लॉज की। मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल क्लॉज, देखिए परिभाषा दोनों की मिक्स होगी, आप कंफ्यूज थोड़े से होंगे शुरू में कि यही तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, अपना सेंस क्लियर करने के लिए, अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। राइट? ऐसे ही मैंने कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में भी लिख दिया है। दिस क्लॉज इज कंप्लीटली फ्री, स्वतंत्र होता है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। सेम डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इट इज एडेड टू द प्रिंसिपल क्लॉज थ्रू माने के द्वारा या से अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा ही कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ दिया जाता है। एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, और इस तरह से ये एक प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा बन जाता है। यही डिफरेंस है बस। क्योंकि मैंने प्रिंसिपल क्लॉज जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग एंड इज नेवर एडेड टू अ सेंटेंस विद अ कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर से नहीं जुड़ता, कंजंक्शन से नहीं जुड़ता, जैसे दैट से जुड़ रहा है कोई, ये नहीं जुड़ता। लेकिन ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। यही डिफरेंस है इसमें। होता ये सिंपल सेंटेंस ही है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। प्रिंसिपल क्लॉज भी ऐसे होता है, सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, लेकिन वो किसी कनेक्टर से नहीं जुड़ता, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है।
इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। अंडरस्टूड? दिस इज द डिफरेंस। तो मैंने आपको कंजंक्शन सारे पढ़ाए हैं मेरे वीडियो में। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, उस पे बेल आइकन क्लिक करेंगे, ऑल पे जाएंगे, उसके बाद मेरा जो लोगो आता है मां सरस्वती का, उस पे क्लिक करके मेरे टोटल वीडियो दिखेंगे। तो वीडियो का ऑप्शन क्लिक करके नीचे जाएंगे, आप सिलेक्ट कर ढूंढेंगे तो मेरे कंजंक्शंस के वीडियो मिल जाएंगे आपको, जिसमें मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सब पढ़ा चुका हूं। मैंने काइंड्स ऑफ इलेटिव कंजंक्शन, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ा रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं, जैसे एंड, बट, राइट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ता है, समझ लो आप। तो जो क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े प्रिंसिपल के साथ वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। हो गया डिफरेंस। तो अब अगर मेरा कंजंक्शन वाला पार्ट आप पढ़ लेंगे, जो मेरे वीडियोस में मैंने सारे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन डाले हैं, तो आपको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में डिफरेंस करने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं कि आई वेंट देयर एंड टोल्ड हिम अबाउट द प्रोसेस। मैं वहां गया और उसको प्रोसेस के बारे में बताया। तो हमने एंड जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उससे इस कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को इस प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ दिया। अब देखो अलग अलग लिख के देखें दोनों सेंटेंस, फिर इनको सिंटैक्स करेंगे। ये ऑलरेडी सिंथेसिस हो रखा है। देखिए, आई वेंट देयर एक सेंटेंस हो गया, मैं वहां गया। आई टोल्ड हिम अबाउट द प्रोसेस। ओके, मैं वहां गया, सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। दोनों को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़कर इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है ही। आई वेंट देयर एंड टोल्ड हिम अबाउट द प्रोसेस। सिंपल। तो हमने इस सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए एंड से जोड़ दिया इस प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। वेरी सिंपल। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो क्लॉज जुड़ेगा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्लॉज होगा। वेरी सिंपल। आपको इनका यूज करना आना चाहिए। जैसे दो सेंटेंस ऐसे मिलेंगे, अब इनको कह दिया कि इसको किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ो। अब हमें पता है, क्योंकि आप मेरे कंजंक्शन वाला पार्ट पढ़ लेंगे, वीडियो पढ़े देखेंगे, तो उसमें पता चलेगा भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये होते हैं। उन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो बेस्ट होगा उसको यूज करके इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ जोड़ देंगे। राइट? तो ये है आपका एक कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। वो दोनों मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। राइट? दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अंडरस्टूड? व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज? जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है। गॉट इट? हाय गाइस, देखिए अब हम बात करेंगे, सॉरी, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है कोरोना काल में, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए, तभी दिमाग तंदुरुस्त रहेगा। काइंड्स ऑफ क्लॉज चल ही रहा है। नंबर 3, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसा मैंने बताया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, दिस क्लॉज डज नॉट कंप्लीट इट्स मीनिंग इटसेल्फ। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं करता है, उसको प्रिंसिपल क्लॉज की हेल्प लेनी पड़ती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। राइट? और वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही जुड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें आप, वरना क्लॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। इंग्लिश को सुंदर बना देता है क्लॉज। छोटे छोटे सेंटेंस को बड़ा बनाकर एक साथ कंजंक्शन से जोड़कर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा, तो दैट बिकम्स ब्यूटीफुल सेंटेंस। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़कर। ओके? अब कंजंक्शंस, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं
कि काइंड्स ऑफ कंजंक्शन मैंने बना रखा है वीडियो, इन पर कई वीडियोस बनाए हैं, सारे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ा रखे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 0 to Z इंग्लिश, ZERO 0 TO2 ZEDZ इंग्लिश, 0 to Z इंग्लिश, इस तरह पूरा लिखना है। गूगल पे लिख लो, यूट्यूब पे लिख लो, इंस्टाग्राम पे जाओ, आपको सब मिलेगा, ठीक है। फेसबुक पे जाओगे, वहां भी मेरी आईडी है, वहां पर भी मैंने शेयर कर रखा है। तो अब क्या करना है, आप कंजंक्शंस जरूर पढ़ें। इसको पढ़ने से पहले मेरे वीडियोस देखने आप, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। आप माँ सरस्वती के लोगो पर क्लिक करेंगे मेरे वीडियो पर, तो सारे वीडियोस दिखेंगे और वीडियो का ऑप्शन आता है, एक आता है होम, फिर वीडियो, कम्युनिकेशन, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो मेरे वीडियोस पे क्लिक करेंगे, उसमें लाइन में सारे वीडियोस हैं। 180 करीब वीडियोस डाल चुका हूं मैं 4 महीने में, और आपकी सपोर्ट से फैमिली काफी बड़ी होती जा रही है। उसके लिए मैं बार बार आपको हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि बार प्रणाम और धन्यवाद करता हूं आप सभी को। फैमिली को बहुत बड़ा बनाने के लिए आप ही के सहयोग से ये सब चल रहा है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जुड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ता है, और अपना मीनिंग पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। यही इसकी डेफिनेशन है। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। दिस क्लॉज डज नॉट कंप्लीट इट्स मीनिंग इटसेल्फ एंड डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, एंड इट इज कनेक्टेड टू द प्रिंसिपल क्लॉज बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, राइट, सहायक उपवाक्य। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं, और दोनों का अपना अपना मीनिंग स्वतंत्र रूप से पूरा कर लेते हैं। वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है, इसलिए वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज ना किसी कंजंक्शन से जुड़ता है और अपना सेंस पूरा क्लियर करता है, इसलिए वो प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है वो, राइट। और इसी तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है, इसलिए वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि वो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हर, ये पूरा सेंटेंस हो गया। व्हाई शी वॉज फीलिंग स्लीपी यस्टरडे, व्हाई शी वॉज फीलिंग स्लीपी यस्टरडे। चलो हम ये कंजंक्शन हटा देते हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। I wanted to know how she did it. वो subordinate conjunction है, how she did it. I am curious to find out where she goes every day. Where? Subordinating conjunction, right? I asked her if she could help me. If. Conditional sentence. Not conditional exactly. If. नरेशन पढ़ेंगे तो आपको इसका मीनिंग समझ में आए। इसके बाद नरेशन ही पढ़ाऊंगा मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट। तो इफ शी कुड हेल्प मी, मैंने उससे पूछा क्या आप मेरी मदद कर सकती हो, कैन यू हेल्प मी। अब दोनों को मिला के एक बना दिया, आई आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प मी। अब कैन का कुड कैसे हुआ, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने में समझ में आएगा। आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज फीलिंग स्लीपी यस्टरडे। अब देखिए, वाई को हटा दो तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। फाइनाइट वर्ब है दोनों, दे हो जाएगा तो यहां वर हो जाएगा, दे वर फीलिंग स्लीपी। अब देखिए, शी वॉज फीलिंग स्लीपी यस्टरडे, कल उसे नींद आ रही थी या कल वो नींद महसूस कर रही थी, राइट, व्हाइल वर्किंग ऑन हर वर्क स्टेशन, जब वो वर्क स्टेशन पर काम कर रही थी। तो इसका अगर हम कनेक्टर हटा दें, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हटा दें, तो इसका मीनिंग होगा शी वॉज फीलिंग स्लीपी यस्टरडे, वो कल नींद महसूस कर रही थी, राइट, ऊंघिया रही थी। लेकिन ये बात नहीं कहना चाहते हम कि कल वो नींद महसूस कर रही थी, हम ये कहना चाहते हैं कि वो क्यों महसूस कर रही थी नींद, है ना, क्यों महसूस कर रही थी नींद। तो जब हम कनेक्टर को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल क्लॉज कनेक्ट हो गया, यानी कि इसका मीनिंग पूरा करने के लिए, रियल मीनिंग जो है पूरा करने के लिए, ये इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। सो दिस इज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये व्हाई,
रीजन पूछा गया है, क्योंकि अगर वाई हटा देंगे तो रीजन नहीं, फिर तो सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट कि वो नींद महसूस कर रही थी कल। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों महसूस कर रही थी, और क्यों महसूस कर रही थी ऐसा पूछा गया। तो दिस clause depends on this clause. This is principal clause, this is subordinate clause, because it is being connected to the principal clause with this subordinate conjunction. So that is subordinate clause, right? Coordinate clause बहुत छोटा होता है, हमने पढ़ा दिया। Subordinate clause के 3 पार्ट होते हैं, subordinate noun clause, subordinate adverb clause, subordinate adjectival clause, right? जो adjective का काम करे इसके साथ जुड़ के वो adjectival clause, जो नाउन का काम करे वो नाउन क्लॉज, और जो एडवर्ब का काम करे वो एडवर्ब क्लॉज। अब वाई ये एडवर्बियल क्लॉज है, राइट? वाई का जवाब क्या होगा? क्योंकि मैं रात को सोई नहीं थी। अब इसमें कर्म को प्रधानता दी गई है, सोने का काम नहीं किया था। तो जब कर्म को प्रधानता यानी वर्ब को जो वेरीफाई करे, वर्ब वो एडवर्ब होता है, तो ऑटोमेटिकली एडवर्बियल सबऑर्डिनेट क्लॉज नाम है इसका, सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ रहा है। तो अभी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स में नहीं जाएंगे, वो मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है जो कि प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए यहां पर व्हेन ही विल रिटर्न, वो कब वापस आएगा, इज अननोन। अब इज अननोन अकेला लिख दें, क्या इसका मतलब पता चलेगा? आप कहेंगे भाई क्या अननोन? तो इसका मीनिंग पूरा करने के लिए ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ही विल रिटर्न इज अननोन। तो देखिए इट इज अननोन है। अब हम इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बता सकते हैं व्हेन की जगह, राइट? वो अलग बात है, बाद में बताएंगे। दैट ही व्हेन ही विल रिटर्न, तो व्हेन ही विल रिटर्न इज अननोन, राइट? अब यहां पर वो कब लौटेगा ये पता नहीं है। यहां पर देखिए एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या अननोन है कि वो कब लौटेगा? मैंने क्या बताया था, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है वही सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो व्हेन के साथ ये जुड़ रहा है, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। इज अननोन मतलब कि इट इज अननोन, जैसे इट इज अननोन, इट इज अननोन। It is unknown when he will return. When he will return. या अब when will he return? Sorry. Simple interrogative sentence. When will he return? अब यह क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नंबर 2 सेंटेंस है ये। लेकिन जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो फिर विल उधर ही रहेगा और अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, व्हेन से कनेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। ही विल रिटर्न वो लौटेगा, व्हेन कब, इज अननोन, व्हेन ही विल रिटर्न इज अननोन, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज। समझ गए? तो ये कब लौटेगा इस बात पर डिपेंड करता है, यहां पर बताया गया है कब लौटेगा। तो इसके मतलब क्या है, वो कब लौटेगा, इज अननोन, इट इज अननोन, व्हेन ही विल रिटर्न, व्हेन विल ही रिटर्न, इट इज अननोन। दोनों को मिक्स करके बना दिया, व्हेन ही विल रिटर्न इज अननोन। अंडरस्टूड? इस तरह से कनेक्ट होते हैं। बाद में एग्जांपल्स भी दूंगा, एक्सरसाइज भी दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं क्लॉज, आपको पूरा क्लॉज समझ में आएगा। जो चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में डालो, मुझसे पूछो, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट? अब देखो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज फीलिंग स्लीपी। तो अगर मैं कह दूं, अब हम इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। देखो किस तरह से 2 सेंटेंस बनते हैं, राइट? देखो आई आस्क्ड हर, एक सेंटेंस ये हो गया।
Why was I asked her why are you feeling sleepy today? सिंपल इंटेरोगेटिव नंबर 2 है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। Why are you feeling sleepy today? अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऐसा बन जाता है, I asked her और why जुड़ेगा और इसका अफर्मेटिव बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होके। जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो ये समझ में आएगा। Why she was feeling sleepy? ओके, तो हम अलग अलग से बना देते हैं। एक सेंटेंस ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया दूसरा सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन दोनों को हमने वाई से कनेक्ट कर दिया और इसका बना दिया अफर्मेटिव सेंटेंस। शी वॉज फीलिंग स्लीपी यस्टरडे, टुडे का हो जाता है यस्टरडे। ओके, वाई लगते ही इसका मतलब हो गया कि इसने पूछा। आई आस्क्ड हर व्हाई शी वॉज फीलिंग स्लीपी। इस पे ध्यान नहीं देना ज्यादा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट है जो बाद में समझ में आएगा। तो आपको इस तरह से दो सेंटेंस मिलेंगे कि इनको कनेक्ट करो, सबऑर्डिनेट कनेक्टर से जोड़कर सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाओ उसको, तो आपको ऐसे बना देना है। आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज फीलिंग स्लीपी। ओके, तो कंजंक्शन का पार्ट जरूर पढ़े। ये मैंने आपको क्लॉज समझाया क्या होता है, काइंड्स ऑफ क्लॉज बताए हैं, और अब हम बताएंगे काइंड्स ऑफ क्लॉज के बाद सेंटेंस, क्योंकि बाद में एक सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा, तीनों मिलकर मिक्स्ड सेंटेंस बन जाते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सिंपल सेंटेंस में सिंपल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी। तो ये काइंड ऑफ सेंटेंस में इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो काइंड ऑफ सेंटेंस का बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम सारी प्रिंसिपल क्लॉज पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज को और एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कोऑर्डिनेट क्लॉज के कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जिनसे जोड़ जोड़कर प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं। ठीक है, वीडियोस आप जरूर देखें काइंड्स ऑफ कंजंक्शन का मेरा, लेकिन फिर भी मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रिवाइज कराऊंगा ताकि क्लॉज अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड हैव अ ग्रेट डे। एक्सरसाइज करते रहो। जय मां सरस्वती।